Assalamu alaikum. Right, guys. So, did you receive the link that I shared yesterday? Okay. मैं अपनी स्क्रीन ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. वाजिद भाई, wace lag khapake kai ma lag yo 15-20 minit lag slow shay da class ko no. Tik shwa? Okay. Uh, right. Did you hear previously the name synchronous reluctance motor? Anyone? जी, anyone किसी ने पहले synchronous reluctance motor का नाम सुना था? No. Okay. अच्छा, before I get into detail for this lecture, एक feedback आप लोगों से मैंने लेनी थी. वो ये है कि अक्सर हम ये मैग्नेटिक लॉकिंग वगैरह पढ़ते हैं या इसकी डिफरेंट पोजीशंस पढ़ रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब एक 2D इमेज होती है जो कि एक सिंपल पेज पे बनी होती है तो वो इतना अच्छा माइंड में नहीं बैठती. लेकिन अगर वही चीज़ आपको 3D एनिमेशन के साथ दिखा दी जाए, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ दिखा दी जाए, तो वो ज़रा बंदे को समझने में आसानी होती है. तो इसलिए जब ऐसा कोई मुश्किल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आ जाता है तो उसके लिए मैं एक 3D एनिमेटेड वीडियो आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर देता हूँ. तो मेरा अपना ये ओपिनियन होता है ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए. सो डू यू ऑल्सो एग्री विद दिस थिंग? ओके, ठीक है, थैंक यू. मैं बस यही चीज़ करने वाला था क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं पेपर पे बना के आप लोगों को समझाऊं और वो आप लोगों को इसी तरह मतलब अपलोड करके दे दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी. लेकिन ये एक इंटरेक्टिव इमेज होता है कि जिसमें आपको वो रोटर वगैरह मूव होके नज़र आ रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग आपको नज़र आ रही होती है, तो बंदे को ज़रा आसानी होती है समझने में. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, सो वी नो के देयर आर सर्टन लिमिटेशंस. ठीक है, तो चलें सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप सब हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट हम खुद पढ़ाते भी हैं कि इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा रिजिलियंट मोटर है और सबसे ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस फ्री मोटर है. ठीक है, और मेंटेनेंस की ज़रूरत इसको इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, एफिशिएंट मोटर है. ठीक है, वगैरह वगैरह. तो ठीक है, दिस इज़ ओके अप टू एन एक्सटेंट. लेकिन आजकल की जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो देखें वो तो बैटरी पे चलती हैं, इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स हैं, उनमें बैटरी ड्रेनेज को हमने एफिशिएंट बनाना होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन ना हो. सो वी नीड मोर एफिशिएंट मोटर्स. ठीक है, इंडक्शन मोटर अगर घर में आप लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी देखें कि वो बिजली का खर्चा भी कितनी करता है. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस वी नीडेड सम इम्प्रूवमेंट इन द प्रिमिटिव मोटर डिज़ाइन. एंड फॉर दैट पर्पस अभी जो करंटली जो मोटर्स यूज़ हो रही हैं जो कि इंडक्शन मोटर को भी रिप्लेस कर रही हैं, दीज आर सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स. ओके, ठीक है. अब हम ज़रा सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें. अभी तक हमारे पास जितने भी मोटर्स थे उसमें आप देखते हैं कि जो हमारे पास रोटेटिंग शाफ्ट है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ऐसा ही है. ठीक है, तो देखें जब आप उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या मसले मसले मसाइल आते हैं. ये मसला मसाइल आता है कि उसको मोटर वीक हो जाती है, उसको रीवाइंड करना पड़ जाता है, जो शाफ्ट है उसका वेट बढ़ जाता है बाइंडिंग की वजह से. प्लस ये है कि अगर कभी मोटर में कोई पावर सर्ज आ जाए तो स्टेटर की अगर वाइंडिंग नहीं भी जलती तो शायद आपके पास रोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाती है, या इसके अलावा उसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों ये दीज आर एडिशनल मसाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन सबसे हमारे पास बेसिक मसला जो है वो है इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और टॉर्क को इंक्रीज करना. तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर. अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर मैं किसी भी मैग्नेट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ. ये इमेज देखते हैं यहाँ पे. ठीक है,
तो देखें, आपको ये पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? एनीबॉडी? सर नॉर्थ साउथ स्टार्ट होते हैं, साउथ सर जी एंड से स्टार्ट होते हैं इस तरफ। ओके, सो वो लोग जिनको नहीं पता, तो दोबारा मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपके पास जब भी कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ठीक है, तो हमेशा आपका मैग्नेटिक लाइन जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में वो एंड होगा। ठीक होगा? ठीक हो गया? हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे करेगा? साउथ पोल में। ठीक है, नॉर्थ से मेरा मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब एक बात और भी इसके साथ याद रखें कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास हम्म, आ, एक मिनट, एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बताता हूँ। जब पानी आपके पास कहीं पे गिर जाता है, ठीक है, तो पानी जब मूव करता है तो किस जगह से मूव करता है? जहां पे सबसे ज्यादा पानी को मूवमेंट में आसानी होती है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई करता है। आपके पास करंट किस पाथ से ज्यादा इजीली फ्लो करता है? जिसमें रेजिस्टेंस हाई होती है या जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है? ओके, जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है, सो करंट टेंड्स टू फ्लो थ्रू दैट वेरी पाथ। ठीक है, एग्रीड? ओके, नाउ लेट अस से कि अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तो क्या करते हैं मैग्नेट के, मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं और साउथ पोल में एंड होते हैं, तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि वो उस पाथ से मूव करें कि जिसमें सबसे ज्यादा उसको रेजिस्टेंस कम मिले। ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। ओके, इसको हम टेक्निकली लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कहेंगे, और इस मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को हम रिलक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलक्टेंस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि लेट अस से अगर मैं किसी एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को, जो कि फेरोमैग्नेटिक होता है इन नेचर, फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक उस मटेरियल को कहते हैं कि जब आप उसको किसी मैग्नेट के करीब ले जाएं तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाए। जैसे कि आपने देखा है कि आपके पास नॉर्मल जो घर में स्टार स्क्रू ड्राइवर होता है या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होते हैं, तो कुछ उसमें मैग्नेटिक नहीं होते, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपसे कहीं पे कोई स्क्रू गिर जाता है किसी होल के अंदर या किसी जगह के अंदर जहां से आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हैं कि उस स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट मैग्नेट के साथ रब करते हैं। उसके बाद वो भी थोड़ी देर के लिए उसमें मैग्नेट मैग्नेट वाली इफेक्ट आ जाती है। देखा है आपने? यस, तो इसी तरह जब भी आप अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले आए, तो क्या हो जाएगा कि वो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलक्टेंस की क्वांटिटी होगी वो एयर से कम होगी। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या कहा था कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज टेंड टू मूव थ्रू द पाथ जहां पे उसको सबसे कम रेजिस्टेंस रिलक्टेंस फेस करना पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा कि जैसे आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर देता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कोशिश करेंगी कि अब उस मटेरियल में से पास हों। ये इसको भी देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये एक स्क्रू यहाँ पे इन्होंने ये ले आए हैं, ठीक है, तो देखें पहली इसकी शेप नॉर्मल थी, अब देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो डिसओरिएंट हो गई हैं और देखें इसके थ्रू पास हो रही हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस से कि ये चीज होता, इसको जरा एटॉमिक लेवल पे देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। वो वक्त, जिस वक्त ये जो स्क्रू था, इट वाज नॉट मैग्नेटाइज्ड, तो उस वक्त क्या था कि इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की या जो पोजीशनिंग थी वो यूं थी कि वो सारी रैंडम थी। अगर लेट अस से कि एक नॉर्थ पोल था तो उसके ऑपोजिट साउथ पोल था, और अगर साउथ पोल था तो उसके अंदर नॉर्थ पोल उसके ऑपोजिट लगा हुआ था। ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और इस चीज को हम डोमेन्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं इसको हम डोमेन्स कहते हैं। लेट अस अज्यूम दैट दीज आर स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आते हैं, सो व्हाट हैपेंस, ये जो डोमेन्स हैं ये अपने आप को सारे एक पर्टिकुलर पोजीशन में अरेंज कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? कि नॉर्थ वाले सारे नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं और साउथ वाले सारे साउथ पोल की तरफ
डायरेक्शन कर देते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि पार्टिकल सिर्फ नॉर्थ हो या पार्टिकल सिर्फ साउथ पोल हो। जब भी आप किसी मैग्नेटिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो उसका हमेशा एक साइड नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। कहने का मकसद ये है कि मोनोपोल मैग्नेट आज तक दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं देखा और ना अभी तक डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी आप किसी डोमेन की बात करेंगे या किसी मैग्नेट की बात करेंगे so it will always be having two poles. One pole will be north and the other pole will be south. Till this date there is no such a magnet that is monopole. Monopole से क्या मतलब है कि जिसका सिर्फ एक पोल है। So let us get back to our original topic. So whenever you bring a ferromagnetic material within the domain or within the coverage of an electromagnetic in a magnetic field, so these domains will orient itself in a particular direction. ठीक हो गया। तो देखें पहले ये जो एटॉमिक लेवल पे अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए जो छोटे छोटे डोमेन्स हैं ये सारे रैंडमली पड़े हुए हैं। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? अब देखें जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो देखें ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे चले जाते हैं। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? पहले ये कैसे थे, ये देखें, ये देखें ये रैंडमली पड़े थे। ठीक है, अब देखें जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं देखें ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में सारे चले जाते हैं। एग्रीड? ओके, सो दैट इज टू से कि अब हमारे पास जो स्क्रू था it has also become a magnet or it has got the magnetic properties in itself now for some period of time temporarily. ठीक है, this is not permanent change, this is a temporary change. okay, जैसे कि मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल दिया था, जो पेचकस होता है उसको अब मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो for some period of time it acts like a magnet, but after some time it loses that very characteristic. Okay, now what happens कि आप अज्यूम करें कि हमने एक बार मैग्नेट को किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। ठीक है, डिड यू हेयर मी? Yes, sir. ओके, सो व्हाट विल हैपन, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल विल क्या होगा? रिपेल ईच अदर। ओके, एंड साउथ पोल एंड साउथ पोल विल? Each other. Okay, and north and south pole will? Attract each other. Yes, so that is to say the like poles will repel each other and the opposite poles will attract each other. ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं? Yes, sir. Okay, so what happens here is कि जब भी मैं इस बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप के अंदर इसको डाल दूं तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ये जो बार मैग्नेट होगा ये अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाएगा बिकॉज कि इसका भी अपना नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। सो द नॉर्थ एंड नॉर्थ द ऑपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम पोल्स विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये एक थोड़ी सी मूवमेंट कर जाएगा और अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लॉक कर जाएगा क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसमें ये लॉक कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज टू से कि हमने इतना तो कर लिया कि हमने थोड़ी सी मूवमेंट पैदा कर दी इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक प्रॉपर रोटेशन वाला मोटर चाहिए कि जो कि जब तक हम उसको एनर्जाइज रखें वो प्रॉपरली रोटेट करे। लेकिन ये जो प्रिमिटिव एग्जांपल मैंने आपको दी है इसमें क्या हो गया कि इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हुई है तब तक
जब तक ये अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं कर जाता और ये मैग्नेटिकली लॉक नहीं कर जाता। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके। अब हमारे पास मसला क्या है कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो जब भी आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आते हैं तो उसके डोमेन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? अब होगा क्या कि आपको पता है कि जब भी मैं किसी स्टेटर को एसी सप्लाई देता हूं तो हम मानते हैं ना कि वो एक मेरे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मानते हैं इस बात को? ठीक है। तो जब हम वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल थोड़ी देर बाद साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ पोल थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट इज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एग्रीड? यस सर। ठीक है। अब मसला क्या आएगा कि लेट अस से कि जैसे ही मैं उस मैग्नेट को एक नॉर्थ और साउथ पोल में ले आता हूँ तो जो डोमेन्स की डायरेक्शन होती है जिसमें वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो इट टेक्स सम टाइम फॉर देम टू रीओरिएंट देमसेल्व्स, जैसी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इस चीज को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। ठीक हो गया? यस सर। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं क्या, अभी हमने इसके साथ कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि जो डोमेन्स को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने आप को जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ ओरिएंट रखें और उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो उसमें प्रॉपरली लॉक हो जाए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि या तो अगर वो लॉक नहीं होते तो आपकी जो शाफ्ट है ये सिर्फ वाइब्रेट ही करती रहेगी। ये अगर रोटेट होती है, बहुत भी एक लकी केस आ जाता है उसमें, रोटेट अगर हो भी जाए तो इट्स स्पीड विल बी वेरी स्लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजीशन एंड नेवर रोटेट। तो हम इस चीज को एक्सप्लॉइट ऐसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि ड्यू टू सम एक्सटर्नल सर्किटरी हम ये कर जाते हैं कि जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेटर में गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बहुत स्लो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्लोली चलती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, डू यू रिमेंबर? मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस स्पीड की एक इक्वेशन कराई थी, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। आपको याद है? यस सर। यस सर। उसमें क्या था सिंक्रोनस स्पीड, जरा वो मुझे बता दें उसमें क्या था? तो जी क्या मतलब अगर हमारे पास पोल्स भी हमको मालूम और फ्रीक्वेंसी भी, तो मतलब मोटर वेरी एक्यूरेट स्पीड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसका स्पीड का कांस्टेंट होगा अगर हमें पोल का और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का पता हो। ठीक है। अब उसमें मुझे ये बताएं कि एन एस इज इक्वल टू 120 F/P से आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने वो बहुत क्लियरली बताया था, जरा वो मुझे बता दें। सर हमारे पास जो है सर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है सर। ठीक है। और तो सर ये पोल पे सर डिपेंड करते हैं, मतलब जितना पोल जो ज्यादा होते हैं उतना उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। अच्छा बच्चे, मुझे ये बता दें कि आपने कम होगा सर, सॉरी कम होगा, कम वेट होगा वेट सर। अब मुझे ये बता दो कि लेट अस से इनवर्स रिलेटेड। एक लेट अस से आपके पास एक मोटर बन के आ गई है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ पोल अवेलेबल हैं, ठीक है? अब उस मोटर की यस स्टेटर सर। की स्पीड आपने चेंज करनी है, तो वो तो बनी बनाई मोटर आएगी आपके पास, तो उसमें आप कैसे नंबर ऑफ पोल्स कम और ज्यादा करेंगे? हम्म। तो आप लोगों ने उस लेक्चर पे अटेंशन नहीं दिया, वो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, हमारे पास स्टेटर की रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन के लिए एक फार्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, दैट इज कॉल्ड एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। अब मैंने क्या बताया कि हम इस मोटर की स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन को हमने स्लो करना है, ठीक है? तो देखिए, अगर मेरे पास एक मोटर बन के आ जाती है, वो ऑलरेडी डिजाइन हो जाती है, तो उसके नंबर ऑफ पोल्स के साथ तो मैं नहीं छेड़ सकता ना, ठीक है?
अब अगर इसी इक्वेशन को हम देखते हैं NS इज इक्वल टू 120F/P, तो 120 भी मेरे पास कांस्टेंट हो गया, P भी मेरे पास कांस्टेंट हो गया। कौन सी चीज है जो मैं वेरी कर सकता हूँ? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस मोटर को हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के साथ लगा देते हैं, और वो क्या काम करता है कि वो इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत स्लो कर देता है, ताकि रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत स्लो स्पीड से पहले घूमे, ताकि मैग्नेट जो है, जो अंदर हमने लगाए हुए, जो कि रोटेट कर रहा है, वो अपने आप को, उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो उस अपने आप को स्टेटर के साथ लॉक कर जाए। ठीक है, और जैसे ही वो अपना मोमेंटम गेन कर जाता है, तो हम साथ साथ में स्पीड इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, so this is the simple concept of synchronous reluctance motor. So it is just like a synchronous motor, but यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में हमने चेंज क्या किया हुआ है कि सिंक्रोनस मोटर में आपने स्क्विरल केज वाइंडिंग भी यूज करनी है और डीसी वाइंडिंग भी यूज करनी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ने हमने हमारे पास जो शाफ्ट है, जो रोटर है, जो आर्मेचर है, ठीक है, उसको हमने एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया बस। तो हमने क्या किया, हमने वहां से दो वाइंडिंग खत्म कर दी, और इसकी एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर से बहुत ज्यादा है, और इसका टॉर्क ऑलमोस्ट 4 to 10% ऑफ द नॉर्मल इंडक्शन मोटर, वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इसकी एफिशिएंसी भी 4 to 5% नॉर्मल इंडक्शन मोटर से ज्यादा है। तो हम इसकी एप्लीकेशन कार्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लिमिटेड बैटरी होती है, तो हमें एक एफिशिएंट मोटर चाहिए जिसकी मेंटेनेंस भी कम हो। तो मेंटेनेंस कम किस मोटर की होती है? इंडक्शन मोटर की, लेकिन इंडक्शन मोटर के टॉर्क भी इतना नहीं है और उसकी एफिशिएंसी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम इंडक्शन मोटर को रिप्लेस कर रहे हैं सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर से। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मोटर। और अभी ये चीज जो है वो इंडस्ट्री में भी इंडक्शन मोटर को रिप्लेस कर रही है। ऑल दो पाकिस्तान इज टेक्नोलॉजिकली क्वाइट बिहाइंड, तो यहाँ पे ये ट्रेंड अभी नहीं आया, लेकिन बाहर मुल्कों में इंडक्शन मोटर की रिप्लेसमेंट ऑलरेडी चल रही है। So if there is any question, ask me. No question? Okay. So the next assignment for you guys, okay, let's not make an assignment. In the coming class, I will be taking a quiz. ठीक हो गया? अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं, that all will be included, और coming class में आप लोगों का quiz होगा। ठीक है? If there is any problem, ask me. वो तो मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सब में होगा। जी, किस चीज़ की? बच्चे आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। क्या पूछ रहे हैं? सर वो पूछ रहे जो इसमें हमने मैग्नेट जी लगाया है, जी, हम मतलब ये कमजोर नहीं होगा, वीक नहीं होगा? बिल्कुल। मैं परमानेंट मैग्नेट आपका कमज़ोर होता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी मैग्नेट जो कि इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होता। ठीक है, और इसके लिए हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वेरी पावरफुल मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक न्यूडियम मैग्नेट, सो दे हैव अ क्वाइट लॉन्ग लाइफ, एटलीस्ट 10-12 साल तक कुछ भी नहीं होता। ये 10-12 साल भी मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल बताया, फिजिकली 20-25 साल भी कुछ नहीं होता इसको। जी, एनी अदर क्वेश्चन? No question? Okay. So in the coming class, we will be having a quiz. Be prepared for that. The quiz will be easy. Don't worry. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज द क्लास इज ओवर। ठीक है, द लेक्चर इज ऑलरेडी, ये जो अभी मैंने लेक्चर दिया दिस इज रिकॉर्डेड, और मैं यूनिवर्सिटी से ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, सो विद इन 40 मिनट्स दिस वेरी लेक्चर विल ऑल्सो बी अप ऑन द यूट्यूब। ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया। द क्लास एंड्स।